नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम डेट 28/1/2023 के ईवीएस के 30 प्रश्नों को करने वाले हैं। और इन 30 प्रश्नों में जो 15 क्वेश्चन हमारे कंटेंट के आते हैं, उनसे जो एनसीईआरटी से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हम विथ रेफरेंस से एनसीईआरटी बुक से उन क्वेश्चन को हम करेंगे। उनका जब हम सोल्यूशन देखेंगे, वो एनसीईआरटी में भी हम उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए उसकी व्याख्या को हम देखते हुए जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बावड़ियों सीढ़ीदार कुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बावड़ियों सीढ़ीदार कुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम इस प्रश्न को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बावड़ियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बावड़ियों के बारे में बात करें तो ये आपके सामने बावड़ी का एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, और तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? इस चित्र को देखकर क्या तुम अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं? देखो, आप यहाँ पे ऐसे सीढ़ी बनी हुई है और ये ज़मीन के नीचे खुदाई की गई हैं और वहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुँच सकते हैं, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। पुराने ज़माने में लोग काफ़िले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई थी। तो यहाँ पे हमने बावड़ियों के बारे में अच्छे से जान लिया। हम उस प्रश्न को देखते हैं कि हमारा प्रश्न जो था उसको हम देख लेते हैं अब। तो हमारा प्रश्न है कि बावड़ियों सीढ़ीदार कुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणालियाँ हैं। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणालियाँ हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। इसके बाद दूसरा है, इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता था। तो बावड़ियों का प्रयोग अभी हमने पढ़ा कि सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है कि बावड़ियों में सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जाती थीं, परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा कुएँ से पानी खींचने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, ये हमारा सी ऑप्शन जो है ये हमारा गलत है। बाकी हमारा ए और बी दोनों सही है। तो अगर इसमें हम सही कथन की बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये हमारा राइट हो जाएगा कि ए और बी यहाँ पे दोनों सही हैं कि ये वर्षा के पानी भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणालियाँ थीं। इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता था। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर 2 हो गया, ए और बी। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। तो यहाँ पे बिना बीजों के उगने वाले पौधे हमसे पूछे गए हैं। तो जो सेब होता है इसमें बीज पाया जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन है पाइनस, ये भी बीज से उगते हैं। प्रून से भी बीज से उगते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है फर्न जो है इसमें बीज नहीं पाए जाते, ये हमारा बीज से नहीं उगता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि बिना बीजों के उगने वाले पौधे फर्न होते हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। सांथाली एवं कुड्डुक भाषा बोली जाती है। तो जो सांथाली और कुड्डुक भाषा बोली जाती है ये बोली जाती है झारखंड में। ठीक है, इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सांथाली और कुड्डुक भाषा झारखंड में बोली जाती है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 2 और 3 और 4 इसमें गलत हो जाएंगे। तो इसका हम एक्सप्लेन भी एनसीईआरटी में देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में ये क्लास नंबर 5 की चैप्टर नंबर 20 है किसके जंगल, उससे लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपनी कुड्डुक भाषा में गीत गाते हैं। असल में ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते दौड़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, अपनी कुड्डुक भाषा में गीत गाते हैं। और इस चैप्टर में एक सूर्यमणि एक लड़की की बात की गई है कि हर रविवार बच्चों को जंगल ले जाती है। झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूर्यमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों को पहचान करवाती है। तो यहाँ पे जो कुड्डुक भाषा है ये झारखंड में बोली जाती है। ठीक है, हमने इसका आंसर देख लिया पहले ही।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि झूम खेती है। यहाँ पे झूम खेती हमसे पूछी गई है कि झूम खेती है जैविक खेती, काटो और जलाओ खेती, रासायनिक पीड़कनाशियों के सीमित उपयोग, फसल चक्रण। तो अगर हम झूम खेती की बात करें तो झूम खेती हमारी होती है काटो और जलाओ खेती। इसको हम बोलते हैं स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। काटो और जलाओ खेती हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि झूम खेती है काटो और जलाओ खेती। अब हम झूम खेती के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। अभी हमने देखा कि हमारा स्लेश और बर्न जो होता है झूम खेती होता है, बस गिराकर जला देते हैं। या राख ज़मीन में खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर भी जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। ठीक है, तो झूम खेती हमारी होती है, स्लेश और बर्न कृषि होती है। और इसमें एकीकृत कृषि की जाती है कि इसमें एक ही समय में मकई, सब्जियां जैसे कई प्रकार की फसलें इसमें एक समय में ही बोई जाती हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। यहाँ पे एक पहेली दी हुई है और इस पहेली को पढ़ के हमें इसमें आंसर देना है कि चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। तो इसके आंसर से पहले हम थोड़ा इसके पहेली के बारे में देख लेते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी से ली गई है, तो हम पहले पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो ये क्लास 3 की एनसीईआरटी से एक पहली ली गई है कि चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, चिड़िया मैं कहलाऊं। तो यहाँ पे ये दर्जन चिड़िया होती है। तो इसके बाद हम पहले देख लेते हैं कि दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम है। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है, यही उसका घोंसला है। तो ये हमारी दर्जन चिड़िया है, ये पत्तों को सीकर घोंसला बनाती है। तो अगर इस हम पहेली के हल की बात करें तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि ये दर्जन चिड़िया होगी जो पत्ते सिलकर अपना घर बनाती है, घोंसला बनाती है। तो दर्जन चिड़िया होती है। इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है कि जंतु परागण किसके द्वारा परागण की विधि है। जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है। तो यहाँ पे जंतु परागण की बात की गई है। तो यहाँ पे पक्षी जंतु में नहीं आएंगे और गिलहरी भी और मधुमक्खियाँ भी। यहाँ पे जो जंतु परागण होता है चमगादड़ की सहायता से होता है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि हमारे देश की विरासत एक संस्कृत समृद्ध है तथा कला इस संस्कृत का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है जामदानी, चिकनारी, पटोला, पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली हमारा आंध्र प्रदेश का हो जाता है। पटोला भी नहीं है यहाँ का और चिकनारी भी नहीं है। यहाँ पे जो जामदानी है ये पश्चिम बंगाल की पारंपरिक प्रसिद्ध कला जामदानी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला का रूप जामदानी है। इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः 3 माह आयु के हाथी के बच्चे का भार 1 क्विंटल से कम होता है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनी और बच्चे ही रहते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। किसी झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। नर हाथी 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहता है। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर देखने से पहले इसका हम एक बार इस प्रश्न की व्याख्या एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाथी के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में कि क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे
उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। अब इसके बाद एक बार फिर से अपना प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि सामान्यतः 3 माह आयु के हाथी के बच्चे का भार 1 क्विंटल से कम होता है, लेकिन ये 1 क्विंटल होता है उसका। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी है कि हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट है। फिर ऑप्शन नंबर सी है कि हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं और सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 4, किसी झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। यहाँ पे जो हथनियाँ और बच्चे होते हैं ये 12 से 13 होते हैं। ठीक है, और नर हाथी 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक झुंड में रहते हैं, तो ये 14 से 15 वर्ष तक रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि इसमें सही कथन है बी और सी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियाँ नीचे दी हुई हैं। सही विकल्प का चयन जहां आप उन्हें देख सकते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए जहां आप उन्हें देख सकते हैं। जोहाद, बावड़ी, झील। तो इस जोहाद, बावड़ी और झील के बारे में जानने से पहले हम इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं एक बार इस प्रश्न को। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। सोचो ऐसे में यहाँ की ज़्यादातर गांव में पानी की कमी क्यों नहीं थी। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत को जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए। यहाँ एक सांझी सबकी ज़रूरत थी, इसलिए इंतजाम में भी सभी जुड़ते, चाहे व्यापारी हो या मजदूर। तालाब में से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती और इस तरह ज़मीन से आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास की ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती। घर घर में बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम होता था। सामने चित्र में निशान। इसके बाद यहाँ पे देखो आप चित्र में एक टैंक बना हुआ है। यहाँ पे बारिश के पानी के संरक्षण के लिए यहाँ पे एक टैंक बना हुआ है। तो यहाँ पे जो बावड़ियाँ और जोहड़ की बात की गई है राजस्थान के जैसलमेर, ये राजस्थान राज्य के जैसलमेर के आसपास के इलाकों की बात की गई है। तो हम प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये तीनों है जोहड़, बावड़ी और झील। ये हमारे राजस्थान के ही तीनों हमारे ऑप्शन होने चाहिए। जैसे नालंदा हमारा इसमें पहला हमारा ऑप्शन है नालंदा, उदयपुर, प्रयागराज, जोधपुर। तो यहाँ पे प्रयागराज हमारा यूपी का हो गया, नालंदा हमारा बिहार का हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो गया। दूसरा है उदयपुर, जयपुर, नालंदा, बीकानेर। तो यहाँ पे जो नालंदा है ये हमारा इसमें ऑप्शन में नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 है प्रयागराज, नैनीताल, उदयपुर, जैसलमेर। तो यहाँ पे प्रयागराज नहीं होना चाहिए था, नैनीताल भी इसमें नहीं होगा। तो उदयपुर, जैसलमेर तो है, लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा 3 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जोहार, बावड़ी और झीलें ये 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियाँ हैं जो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर में पाई जाती हैं। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन हैं, वह कौन सा खेल खेलते हैं। यहाँ पे नीरज चोपड़ा के बारे में हमसे पूछा गया है। तो नीरज चोपड़ा जो है ये एक जैवलिन थ्रो, भाला फेंक ये खेलते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही, कि नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है और वो जेवलियन थ्रो, भाला फेंक खेलते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, घटपर्णी निपेथनीस चूहों, मेढकों और कीड़ों मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है। तो इसका एक बार हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। शिकारी पौधा, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें
इनमें नेपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, देखा ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितने चतुराई से। तो यही हमारा घटपर्णी पौधा है, इसी को हम नेपेंथिस बोलते हैं और ये भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 है कि घटपर्णी पौधा मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें हमारा राइट आंसर है, हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि रवि की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम डेसीलीटर है। इसका अर्थ है कि रवि रक्तहीनता से ग्रस्त है। रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, रवि का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है। लाल रक्त कोशिका की गणना सामान्य है। तो यहाँ पे जो लाल रक्त कोशिकाओं की गणना होती है, ये सीबीसी का एक पार्ट होती है, तो ये हमारे इसमें नहीं आएगा कि हीमोग्लोबिन के स्तर से हमें ये नहीं पता चलेगा कि लाल रक्त कोशिकाओं की गणना सामान्य है या नहीं है। और जो एक मेल होता है उसका हीमोग्लोबिन 12 से 15 होना चाहिए, 12 से 15 सामान्य होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है कि रक्तहीनता से ग्रस्त है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, ये हमारा सही हो जाएगा। और का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1, बी और सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि रवि की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। इसका अर्थ है कि रवि रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, रवि का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है? सानिया मिर्जा टेबल टेनिस, सानिया नेहवाल बैडमिंटन, पीटी ऊषा वेट लिफ्टिंग, के मल्लेश्वरी एथलेटिक्स। तो यहाँ पे जो के मल्लेश्वरी हैं ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। और पीटी ऊषा हमारा एथलीट से संबंधित, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। और सानिया मिर्जा यहाँ बैडमिंटन से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 भी गलत है। इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सानिया नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है, इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले ये भी देख लेते हैं हम, क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेटलिफ्टर हैं, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब से यह 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। अब वह एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनके चने भी रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः भारत में मध्याह्न दोपहर होता है, तब नीचे दिए गए किस देश में मध्यरात्रि होती है? तो जो हमारा भारत है ये हमारा अर्जेंटीना के विपरीत में है, सीधा अर्जेंटीना के विपरीत में है। तो कई बार हमसे ये भी प्रश्न पूछता है कि भारत के सापेक्ष सीधा उल्टे कौन सा राज्य है, कौन सा देश है? तो ये हमारा अर्जेंटीना हो जाएगा। और हमारे इस प्रश्न का भी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 अर्जेंटीना हो जाएगा कि जब भारत में मध्याह्न दोपहर होगा तब अर्जेंटीना में मध्यरात्रि होगी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर इसका 3 नंबर हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वह दीवारों से भी ऊंचे होते हैं। प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वह दीवारों से भी ऊंचे होते हैं। उन्हें कहते हैं झरोखा, ड्रोमर, चबूतरा, बुर्ज। तो इसके पहले यहाँ पे हम इसको, जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 5 की है, यहाँ पे गोलकुंडा के किले के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, तो यहीं से प्रश्न बना है। यहाँ पे कल्याणी प्रश्न करती है, यह दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है, तो उसकी दीदी जो है उसका आंसर देती हैं कि यह बुर्ज है
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बुर्ज है। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज। सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा चौथा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर चौथा बुर्ज हो जाएगा। और बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं कि प्राचीन इमारतों में दीवार का हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वह दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें कहते हैं बुर्ज। इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 16 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 16 है कि ईवीएस पाठचर्या एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है। ईवीएस पाठचर्या एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि विषय वस्तु आधारित उपागम में विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है। ये हमारा सही है। विषय वस्तु आधारित उपागम से ईवीएस के विषयों की विशिष्ट समझ का विकास होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा क्योंकि प्राथमिक बच्चों को विशिष्ट समझ की कोई बात नहीं की जाती। ठीक है, वहाँ पे एकीकृत और समग्र समझ का विकास किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है कि विषय केंद्रित उपागम में मोटी पुस्तकें होंगी, मोटी पाठ्य पुस्तकें होंगी। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है कि विषय वस्तु आधारित उपागम में एक शिक्षक सभी ईवीएस के विषयों को सरलता से पढ़ा लेता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ ये भी हमारा गलत है। इसका हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा कि ईवीएस पाठचर्या एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि विषय वस्तु आधारित उपागम में विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं। बहुअनुशानिक, सम्मिलित, एकीकृत, सरल। तो यहाँ पे अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो सीटेट ने माना है वहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे दोनों राइट आंसर माना है कि बहुअनुशानिक, सम्मिलित, एकीकृत और एकल। यहाँ पे ये चारों जो ऑप्शन हैं ये पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये इसका चारों राइट आंसर है। तो पोर्टफोलियो है, यहाँ पे हमसे पोर्टफोलियो की परिभाषा या पोर्टफोलियो के बारे में पूछा गया है। एक विशेष अवधि में बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह। तो यहाँ पे सभी बच्चों की बात नहीं की जाती, यहाँ पे एक एक बच्चे का पोर्टफोलियो अलग अलग होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है एक विशेष अवधि में बच्चे द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह। ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पे सही है। फिर ऑप्शन नंबर 4 एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह। तो यहाँ सभी बच्चों की बात नहीं करनी, तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न में भी सीटेट ने ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे दोनों सही माना है। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 या 1 और 3 यहाँ पे तीनों हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चे की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है। ईवीएस का पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चे की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है। डैश से आरंभ करते हुए परिवार, स्वयं, अपने आप से, पास पड़ोस से, देश से। तो अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो इसका हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा कि स्वयं अपने आप से आरंभ करते हुए ईवीएस का पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चे की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है, स्वयं अपने आप से आरंभ करते हुए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि ईवीएस पाठ्यचर्या के अनुसार बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने निकटतम परिवेश के बारे में अपने अनुभवों द्वारा जानकारी प्राप्त करें। वह निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक, नैसर्गिक जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को पोषित करें। वह निकटतम पर्यावरण में प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करें। वह पर्यावरण संरक्षण के लिए रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन करें। तो अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ए, बी और सी तीनों। ए, बी और सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा और डी यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा कि वह दैनिक जीवन में संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने निकटतम परिवेश के बारे में अपने अनुभवों द्वारा जानकारी प्राप्त करें। वह निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक, नैसर्गिक जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करें।
वह निकटतम पर्यावरण में प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करें। यहाँ पे हमारा ए, बी और सी यहाँ पे हमारा तीनों राइट है, जबकि हमारा डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने हम प्रश्न नंबर 21 की तरफ। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए कौन से अनुभव महत्वपूर्ण हैं? प्रासंगिक, आविष्कारक अनुभव, वास्तविक जीवन अनुभव, अनुरूपक अनुभव। तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है हमारा वास्तविक अनुभव, ठीक है। उसके बाद फिर प्रासंगिक अनुभव आता है। लेकिन ये जो प्रश्न था इसमें जो हमारे ऑप्शंस थे ये हमारे गलत दिए गए थे, तो इसका जो सीटेट ने माना है इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं माना है, इसका जो कॉमन नंबर सबको दे दिया है। लेकिन अगर ये प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए कौन सा अनुभव महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पे हम वास्तविक जीवन अनुभव को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन यहाँ बताना है कि ईवीएस को ग्रेड 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है। ये हमारा कथन बिल्कुल सही है कि ईवीएस जो होता है वो कक्षा 3 से लेकर 5 तक पढ़ाया जाता है। ग्रेड 1 और 2 में ईवीएस के कौशल गणित और भाषा के पाठ्यक्रम में अंतर नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा यहाँ सही है। ईवीएस का एनसीईआरटी पाठ्यचर्या विषयों को उनके संभावित कनेक्शन के साथ विषयों और उप विषयों में वर्गीकृत करता है। ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पे सही है कि ईवीएस का एनसीईआरटी की पाठ्यचर्या विषयों को उनके संभावित कनेक्शन के साथ विषयों और उप विषयों में वर्गीकृत करता है। ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 4 है कि ईवीएस पाठ्यचर्या विद्यार्थियों को पर्यावरण की समग्र रूप से सराहना करने और विषयों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विभाजित करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। ईवीएस में उनको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं करना होता है या उसको समझ नहीं विकसित करता विभाजन की, उनको एकीकृत रूप से पढ़ाया जाता है। तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, कि इसमें ए, बी और सी यहाँ पे तीनों राइट हैं, जबकि डी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा इसमें। तो बढ़ते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि पर्यावरण के मुद्दों को समझने के लिए ईवीएस पढ़ाने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता है? बहुविषयक परिप्रेक्ष्य, अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य, वैश्विक परिप्रेक्ष्य, पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा पहला हो जाएगा, बहुविषयक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। हमें ये विकसित करना, जबकि अनुशासन की बात हमें नहीं करनी है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात करनी है लेकिन वो इसके बाद आएगी, और पर्यावरण का संरक्षण ये भी छोटे बच्चों से इसकी अपेक्षा नहीं रखनी है। उसको हमें समझाना है कि उसका पर्यावरण के बारे में उन्हें हमें ज्ञान देना है, उसके बाद धीरे धीरे उनमें ये सारी चीज़ें विकसित हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा पहला हो जाएगा, बहुविषयक परिप्रेक्ष्य हमारा पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण के मुद्दों को समझने के लिए ईवीएस पढ़ाने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता है? बहुविषयक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन गतिविधियों की उपयुक्त व्याख्या है? यहाँ पे हमें अवलोकन गतिविधियों के बारे में बात की गई है, तो हमें अवलोकन गतिविधियों के बारे में हमें बताना है कि बच्चों को समानताएं देखने में सक्षम बनाना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा। अवलोकन में हम किसी चीज़ को देखते हैं लेकिन यहाँ पे समानताएं या फिर अंतर की बात नहीं की जाती है अवलोकन में, ठीक है। अवलोकन में समानताएं या फिर अंतर की बात नहीं की जाती, तो बच्चों को अंतर देखने में सक्षम बनाना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए और बी दोनों गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी कि बच्चों को सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है यहाँ पे। फिर ऑप्शन नंबर डी है कि बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा का पोषण करना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सी और डी यहाँ पे दोनों सही है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? तो यहाँ पे हमसे सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में बात की गई है, या हमसे पूछा गया है सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की संपूर्ण प्रगति के लिए उन्हें ग्रेड दिया जाना है।
तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में ग्रेड की बात नहीं होती। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की संपूर्ण प्रगति के लिए उन्हें अंक दिया जाना है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में ना तो ग्रेड की बात होती है, ना तो ही अंक की बात होती है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे दोनों हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, सतत और व्यापक मूल्यांकन समय समय पर बच्चों के सीखने के स्तरों में आने वाले परिवर्तन की जानकारी देना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों को यह बताना है कि वे अपनी अधिगम प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे सही है। तो हाँ, इस प्रश्न में अगर हम बात करें तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में ग्रेड की बात नहीं होती है और ना ही इसमें अंकन की बात होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा और हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर है और डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, कि इसका सी और डी यहाँ पे राइट है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा तीसरा। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 हमारा है कि अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति निम्नलिखित में से किसका विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल, समझ। तो यहाँ पे हमें अभिवृत्ति का विकास करना सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जब बच्चे में अभिवृत्ति का विकास होगा तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी पूर्वक भूमिका को अपनी अदा करेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि अपने विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निम्नलिखित में से किसका विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये अभिवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है कि तासी को पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए शब्द ग्लूकोज, एसिड व एसिडिटी को समझने में कठिनाई हो रही है। तासी को क्या करना चाहिए? ग्लूकोज और एसिड के पैकेट लाकर बच्चों को दिखाया जा सकता है। इसमें विद्यार्थियों शब्दकोश में इन शब्दों के हिंदी अर्थ पढ़ने को कहें, ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। बच्चों की स्थानीय भाषा तथा अनुभवों पर चर्चा कर समझाने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 भी सही हो जाएगा। कक्षा में स्थानीय डॉक्टर को विशेषज्ञ वार्ता के लिए आमंत्रित करें। हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो सकता है और 3 भी सही हो सकता है, लेकिन इस प्रश्न का सबसे सटीक आंसर होगा कि बच्चों की स्थानीय भाषा तथा अनुभवों पर, क्योंकि हमारा ईवीएस जो होता है ये अनुभवों पर आधारित होता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि बच्चों की स्थानीय भाषा तथा अनुभवों पर चर्चा कर समझाने का प्रयास करें। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है कि पर्यावरण अध्ययन अधिगम के निम्नलिखित स्वरूपों में से किन स्वरूप के बारे में है। ये ठीक है, किन स्वरूप के बारे में है। तो हमसे यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन अधिगम का स्वरूप पूछा गया है कि ये तथ्यात्मक है, अनुभवात्मक है, प्रयोगात्मक है। तो जो पर्यावरण अधिगम है ये तथ्यात्मक नहीं होता है, फैक्चुअल नहीं होता है। ये हमारा एक्सपीरियंशियल होता है, अनुभवात्मक होता है और प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर बी और सी हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, बी और सी, कि पर्यावरण अध्ययन अधिगम की जो स्वरूप या प्रकृति है वो अनुभवात्मक और प्रयोगात्मक है। तो इसका हमारा राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को निम्नलिखित में से किस पर जोर देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को निम्नलिखित में से किस पर जोर देना चाहिए? विषय वस्तु पर, प्रक्रिया पर, तथ्य पर, अनुप्रयोग पर। तो हम विषय वस्तु पे तो जोर बिल्कुल नहीं देंगे पर्यावरण अधिगम में, यहाँ पे हम प्रक्रिया पे जोर देंगे। ठीक है, कि प्रोसेस क्या होगा लर्निंग का, हम प्रक्रिया पे जोर देंगे और यहाँ पे हम फैक्ट पे भी जोर नहीं देंगे, तथ्य को भी यहाँ पे हम नकार देंगे और हम जोर देंगे प्रक्रिया पे और अनुप्रयोग पे, कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में हम केवल प्रक्रिया और अनुप्रयोग पे जोर देंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी और डी, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30 और ईवीएस का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि बसवा किसानों के जीवन पर एक कठपुतली कार्यक्रम का मंचन करती है। इससे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया कौशल का विकास होता है। हम प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि बसवा किसानों के जीवन पर कठपुतली कार्यक्रम का मंचन करती है। तो जो कठपुतली का कार्यक्रम होगा ये हम देखेंगे इसको। ठीक है, हम देख कर सीखेंगे इसको।
तो कठपुतली कार्यक्रम का जो मंचन होगा इसको हम देखकर सीखेंगे। इससे विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल विकसित होगा या विकास होगा, किस प्रक्रिया कौशल का। याद रखने का तो हम इस ईवीएस में याद रखने को बढ़ावा नहीं देते, पहचानने के कौशल का भी विकास नहीं होगा इसमें, अवधारणात्मक कौशल का भी विकास नहीं होगा इसमें हमारा अवलोकन कौशल का विकास होगा, क्योंकि इसमें हम देख कर सीखेंगे तो इसमें हमारे अवलोकन कौशल का विकास होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन कौशल, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।